गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फेज़ जो है विच इज़ द फॉलिकुलर फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज के बारे में पढ़ा था। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके आगे 4 फेज़ थे। फर्स्ट फेज़ जो है वो है फॉलिकुलर फेज़, जिसे हम प्री ओव्यूलेटरी फेज़ एज वेल एज प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ भी बोलते हैं। तो इन सब का एक ही मतलब है, दैट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ द फॉलिकुलर विच इज़ द फॉलिकुलर फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज़, यहीं से जो है वो शुरू होती है। हमारी जो मेंसेस की पूरी प्रोसीजर है वो यहीं से शुरू होता है। तो है क्या, इट फॉलो द मेंस्ट्रुअल फेज़ एंड लास्ट अबाउट 10 to 12 डेज। कितने दिन तक चलता है ये? 10 से 12 दिन तक ये चलता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 5th to 14th डे तक। दैट मीन्स अगर किसी को पीरियड्स मतलब मेंस्ट्रुएशन हुई है तो 1 to 4 डे एवरेज, मैंने बताया था एवरेज टाइम पीरियड है। तो जो 5th डे होगा वहाँ से ये फेज़ जो है दोबारा से शुरू होगा। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ये जो फेज़ है ये शुरू होगा, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। और ये चलेगा कितने दिन तक? 14 दिन तक। हमने पढ़ना क्या है इस फेज़ में? बेसिकली इस फेज़ में जो फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर मैच्योर होंगे। कहाँ से मैच्योर होंगे? फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल, और उससे वो क्या बनेंगे? फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं। और एंड किससे होगा? एंड होगा ओव्यूलेशन तक। ये हमने पढ़ना है इसके अंदर फॉलिकुलर फेज़ में कि एक जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किस तरह से मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। इसके अंदर 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं इस फेज़ के अंदर। फर्स्ट वन इज़ FSH एंड सेकंड वन इज़ LH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द सेकंड वन इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आई होप सभी को इसकी फुल फॉर्म पता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं द ग्रोथ ऑफ द 15 to 20 eggs in the ovaries, each its own shell which is known as the follicle। ये बेटा जो पूरी प्रोसेस है, ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? पहले हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा? पिट्यूटरी को। तो ये पूरा जो काम है ये एंटीरियर पिट्यूटरी कर रही है, ये हार्मोन को सेक्रेट करने के काम, ठीक है। उसके बाद ये हार्मोन क्या करेंगे? ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे? 15 से 20 एग जो हैं वो ओवरी के अंदर, 2 ओवरीज प्रेजेंट है, लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो ओवरीज के अंदर 15 से 20 एग जो हैं वो रिलीज़ होंगे, और उन हर एक एग में क्या होगा? अपनी एक शेल होगी जिसे हम बोलेंगे फॉलिकल। तो हम कह सकते हैं 15 से 20 जो है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही FSH और LH जो हैं, जब ये ग्रोथ होने शुरू होगा, इनकी जो ग्रोथ है स्टिमुलेट होगी, तो ये दोनों क्या करेंगे? FSH और LH क्या करेंगे? इंक्रीज़ कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन विच इज़ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इनकी लेवल बढ़ने से ही एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? उसके लेवल का राइज होने से प्रोडक्शन होगी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH की, वो क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्विच का काम करता है। जैसे हम करते हैं ना कि बिजली अगर मतलब बंद हो गई है तो हमने जब घर से बाहर निकलना है तो लाइट ऑफ़ करनी है, स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। उस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है कि अगर एक चीज़ की बड़ी है, ट्रिगर हुआ है, अगर उसका लेवल ज़्यादा हो गया तो उसके लेवल ज़्यादा होने से पहले वाले का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? 1 फॉलिकल जो होगा ओवरी के अंदर वो कंटिन्यू होगा मैच्योर होने के लिए। दैट मीन्स 15 से 20 एग जो हैं, 15 से 20 फॉलिकल जो हैं वो स्टिमुलेट हुए ग्रोथ के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जो फॉलिकल है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा और मैच्योर होगा। इसलिए एक मंथ में सिर्फ एक जो एग है वो ही रिलीज़ होता है फ्रॉम द ओवरी, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो होती है 15 से 20 एग की। अगर हम उसे देखें कि ऐसे बहुत सारे एग जो हैं वो ऐसे रिलीज़ हुए, 15 से 20 हैं, हमने इतने मान लिए, ठीक है।
लेकिन जिस तरह से इनका फेस हार्मोन्स की सिक्रीशन होगी, ग्रोथ होगी, इनका ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहेगी। इनमें से सिर्फ एक जो एग है वो मैच्योर होगा और रिलीज़ होके ओवम और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, विच इज़ रिलीज़। आगे वो अगली प्रोसेसेस में जाएगा, रिलीज़ होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तभी रिलीज़ होगा, अगर हो जाएगी तो वो एक आगे जो उसकी पूरी प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, वो सब प्रोसेस के बाद एक ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है वो सप्रेस करेगा ऑल ऑफ द अदर फॉलिकल इन अ ग्रुप। जो भी डोमिनेंट होगा इसमें से, इन फॉलिकल्स में से, वो इनकी ग्रोथ को रोक देगा, सप्रेस कर देगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ने देगा। उसके अलावा अगर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो भी हम देख लेते हैं। उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे? सबसे पहले तो ग्रोथ जो है उसको स्टिमुलेट करेगा। किसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा ये? और मेंटेनेंस करेगा नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आई होप सबको पता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। उसके अलावा एंडोमेट्रियम को थिक करेगा। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की एक लेयर है जिसे ये थिक करेगा और उसे वॉस्कुलर बनाएगा। वॉस्कुलर तो ऑलरेडी है, दैट मीन्स उसे और ज़्यादा हाईली वॉस्कुलर बनाएगा और प्रिपेयर करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन। दैट मीन्स अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो FSH और LH की सिक्रीशन जो है वो रुक जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। उसकी सिक्रीशन सप्रेस होने से क्या होगा? यूट्रस है वो अपने आप को तैयार करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो एपिथेलियम है फैलोपियन ट्यूब में वो बिकम थिक हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट है वो थिक होना शुरू होगा। ग्लाइकोजन और फैट एक्यूमुलेट्स हो जाएगा एंडोमेटीरियल सेल्स पे। दैट मीन्स जो यूट्रस है जब उसे ये सिग्नल मिलेगा कि जो ओवम है वो रिलीज़ होने वाला है तो वो अपनी लेयर को क्या होगा, या सिग्नल किस तरह से मिलेगा कि जो हार्मोन है वो सप्रेस हो जाएंगी। FSH की सिक्रीशन बंद हो जाएगी, LH की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। उसकी सिक्रीशन बंद होने से क्या होगा? जो एंडोमेटीरियम है यूट्रस के चारों तरफ, ये लेयर है ये थिक हो जाएगी। ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब में जो एपिथेलियम है वो भी थिक हो जाएगा और ये थिक होके यहाँ पे फैट और ग्लाइकोजन जो है वो यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे। वो शुरू क्यों होंगे? क्योंकि इसे सिग्नल मिलेगा कि मे बी यहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी हो। दैट मीन्स यहाँ पे जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज यहाँ पे ओवम है, उसकी जो है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी हो और आगे पूरी बेबी की डेवलपमेंट होनी हो। तो उसके लिए नरिशमेंट के लिए ये ग्लाइकोजन और फैट मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द प्रोसेस। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो किस तरह से, अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो कई बार हम करते हैं ना घर की साफ़ सफाई करना, कि कुछ स्पेशल, या फिर दिवाली है या कुछ ऐसा, हम घर की स्पेशल साफ़ सफाई करते हैं, नए कर्टन चेंज करते हैं, सब कुछ नया करते हैं। उसी तरह से बच्चे, ये जो हमारा यूट्रस है, जो हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये उसी तरह से काम करता है। किस तरह से काम करता है कि इसे पता होता है कि हर मंथ जो है वो एक जो एग है वो रिलीज़ होगा। ठीक है। एक एग अगर रिलीज़ होगा तो ये यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि किसी एक तरह से किसी ओवम ने, जैसे हम कहते हैं ना किसी मेहमान ने आना है, तो उस तरह से ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। अगर तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई फिर तो ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो ये अपनी जो पूरी जो लेयरिंग है इसे ये शेड कर देता है एज द फॉर्म ऑफ अ ब्लड थ्रू द वेजाइना। और ये पूरी प्रोसेस हर महीने, हर मंथ चलती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट फेज विच इज़ द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल हम इसका जो सेकेंड फेज है, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटल फेज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।